मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिलों की सीमा पर एक घना चुप्पी में डूबा जंगल फैला है। यहाँ की जमीन पर पत्तों की मोटी परत बिछी रहती है और ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ आसमान को छूते हैं। हवा में सीलन और किसी पुराने समय की गंध घुली रहती है। कहते हैं इस जंगल में कोई राहगीर दिन ढलने के बाद ज्यादा देर तक नहीं रुकता। पुराने चरवाहों की बातें हैं कि रात होते ही यहाँ घंटियों की हल्की हल्की आवाज गूंजती है, जैसे कहीं कोई पूजा हो रही हो, पर पूजा करने वाला दिखता नहीं। एक दिन राज्य के पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक सर्वे भेजा। टीम में 5 लोग थे। उनके पास नक्शे, पुराने उपग्रह चित्र और एक पुरानी डायरी की कॉपी थी, जिसमें एक ब्रिटिश खोजी ने 1892 में इस जंगल में पत्थरों पर अजीब नक्काशी देखने की बात लिखी थी। पहले दिन दल को ज्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ कुछ समतल चट्टानें जिन पर लकीरें और गोल गोल निशान थे, जैसे किसी ने धारदार औजार से घिसा हो। दूसरे दिन जंगल के और भीतर जाने पर मीरा को एक पेड़ की जड़ के पास आधा दबा हुआ पत्थर मिला। उस पर एक चेहरे की हल्की आकृति थी, आंखें अंडाकार, होठों पर मुस्कान जैसी कुछ, लेकिन विचित्र, देखने में इंसान जैसी नहीं, न पूरी तरह देवी देवता जैसी। रघु धीरे से बोला, बचपन में दादी कहती थी, जंगल में एक मंदिर है जो धरती में समा गया है। वहां के देवता अब जिंदा नहीं, पर उनकी परछाइयां घूमती हैं। डॉ अंशुल ने यह बात अनसुनी की, लेकिन उनके चेहरे पर एक छिपी बेचैनी आ गई। तीसरे दिन सुबह घनी बेलों और जड़ों से घिरे एक छोटे से टीले के पास अरुण ने कैमरे में कुछ कैद किया। एक नुकीला पत्थर जिस पर नक्काशी की रेखाएं थी, बेलों के बीच से झांक रहा था। टीम ने बेलों को हटाना शुरू किया। धीरे धीरे एक मेहराब नुमा आकृति उभर आई। मिट्टी और लताओं के पीछे छिपा मंदिर का प्रवेश द्वार। दरवाजे की दहलीज टूटी हुई थी, लेकिन ऊपर पत्थर पर सूर्य जैसा एक चिन्ह बना था। चारों ओर से जड़ों ने उसे ऐसे पकड़ रखा था मानो सदियों से कैद कर रखा हो। अंदर प्रवेश करते ही ठंडी सीली हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में गर्भगृह की दीवारें दिखी, जिन पर फीके पड़े रंगों में घोड़े, शिकारी और अजीब जीव चित्रित थे। मीरा ने एक दीवार पर काई हटाई तो नीचे से 3 पंक्तियों का शिलालेख निकला। अक्षर ब्राह्मी लिपि जैसे थे, लेकिन कुछ अलग, मानो किसी स्थानीय भाषा का मेल। टीम ने वहीं रात बिताने का फैसला किया ताकि सुबह पूरी तरह दस्तावेजीकरण कर सके। तंबू मंदिर के बाहर लगाया गया। जंगल में अजीब चुप्पी थी, हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। रात के करीब 10 बजे रघु ने धीमे स्वर में कहा, सुनो, घंटियों की आवाज। सभी ने कान लगाए। सचमुच कहीं दूर से बहुत हल्की लेकिन स्पष्ट टन 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 की ध्वनि आ रही थी। अंशुल ने कहा, शायद किसी जानवर से लटकती घंटी होगी। आधी रात के आसपास मीरा नींद में चौंक कर उठी। उसने देखा कि मंदिर का द्वार थोड़ा खुला हुआ है। वह टॉर्च लेकर अंदर गई। गर्भगृह में जिस प्रतिमा का सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, अब वह पूरी दिख रही थी। उसकी आंखें हल्की सुनहरी चमक से दमक रही थी। मीरा पीछे हटने लगी, तभी उसके पीछे अंशुल की आवाज आई, तुमने भी देखा है ना? अंशुल के हाथ में पुराना फोटो था, ब्रिटिश खोजी का। उस फोटो में यही मूर्ति पूरी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर समय की परतें नहीं थी और आंखों में वही सुनहरी चमक थी। अचानक मंदिर की दीवारों पर चित्र बदलने लगे, जैसे किसी ने प्रोजेक्टर चला दिया हो, पर कोई मशीन वहां नहीं थी। चित्रों में एक प्राचीन सभा दिखी, साधु, राजा और एक ऊंचे आसन पर बैठा देवता जैसा आकृति, वही चेहरा, वही आंखें। सभा में लोग हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे दृश्य में अंधेरा फैलने लगा। देवता की आंखें और तेज चमकने लगीं और एक एक करके लोग पत्थर में बदलने लगे। मीरा और अंशुल भयभीत होकर बाहर भागे। अगली सुबह अरुण और सलीम ने दावा किया कि उन्होंने रात भर कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। रघु कहीं नहीं मिला। मंदिर का द्वार फिर से बेलों और जड़ों में लिपटा हुआ था, जैसे वह कभी खुला ही न हो। मीरा ने शिलालेख का फोटो देखा। अब तीसरी पंक्ति पूरी तरह मिट चुकी थी। टीम चुपचाप अपना सामान समेटकर वापस लौट गई। 2 हफ्ते बाद अंशुल को डाक से एक पैकेट मिला। उसमें पुरानी पीली पर्ची थी, मंदिर फिर जाग उठा है, सूर्यास्त के बाद दूर रहना। नीचे हस्ताक्षर था,
राघु।